में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के करंट अफेयर, जिसमें अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर रह गए थे, उसी पे आज चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य को और राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इत्यादि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले टॉपिक है 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, पहला है भारत की भाषाई विविधता की पहचान और उसका सम्मान करते हुए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार कतिपय भारतीय भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के माध्यम से केंद्र सरकार इन भाषाओं को गहन प्राचीन इतिहास, विशाल साहित्यिक परंपराओं एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक संरचना के अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करती है। इसमें से स्मरणीय तथ्य देखिए क्या है। स्मरणीय तथ्य 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ये 5 भाषाएं निम्नवत हैं। पहला है मराठी, दूसरा पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को दी गई है। इन भाषाओं को मुख्य रूप से संबंधित देश के राज्य महाराष्ट्र यानी मराठी, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पाली तथा प्राकृत, पश्चिम बंगाल से बांग्ला और असम से असमिया को दिया गया है। सबसे पहले मराठी भाषा के बारे में देखते हैं। मराठी एक भारतीय इंडो आर्यन भाषा है जो व्यापक रूप से महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। इस भाषा का इतिहास 2500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। इस भाषा की उत्पत्ति प्राचीन मराठी या मराठी, महाराष्ट्री, प्राकृत और अपभ्रंश मराठी जैसी भाषाओं से हुआ है। मराठी भाषा का पहला ज्ञात शिलालेख लगभग 2200 वर्ष पुराना है। 2200 वर्ष क्या है पुराना है, जो नाड़ेघाटा शिलालेख में पाया गया है। नाड़ेघाटा शिलालेख में पाया जाता है, जहाँ रठिनो शब्द का प्रयोग किया गया था। महारठिनो शब्द का प्रयोग किया गया था। मराठी भाषा में सबसे पुरानी ज्ञात साहित्यिक कृति गाथा सप्तशती है, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। कौन सी कृति है? गाथा सप्तशती, जो लगभग 2000 वर्षों तक पुरानी है। यह सातवाहन वंश के शासक हला द्वारा रचित कविताओं का एक संग्रह है। यह क्या है? सातवाहन वंश के शासक हला द्वारा रचित कविताओं का एक संग्रह है। ऐसा माना जाता है कि इसे 1ली शताब्दी ईस्वी में संकलित किया गया था। 1ली शताब्दी ईस्वी में संकलित किया है। मराठी की साहित्यिक विरासत में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम सहित कई अन्य संतों की रचनाएं भी शामिल है। मराठी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली शीर्ष 15 भाषाओं में से एक है। शीर्ष 15 भाषाओं में से एक है। इसके देशी वक्ताओं की संख्या कितनी है? 110 मिलियन है। 110 मिलियन है। पाली भाषा या पाली लैंग्वेज शब्द आधुनिक काल में गढ़ा गया है। पाली भाषा या पाली लैंग्वेज का शब्द आधुनिक काल में गढ़ा गया है। इस भाषा की सटीक उत्पत्ति विद्वानों के मध्य एक बहस का विषय रही है। 6वीं एवं 7वीं शताब्दी तक पाली के रूप में ज्ञात किसी भी विशिष्ट भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था। पाली भाषा के आरंभिक संदर्भ में बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष की टिप्पणियों में मिलते हैं। पाली भाषा की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत उभर कर सामने आए हैं, जिसमें मैक्स वाल्सर, जर्मन इंडोलॉजिस्ट है, के अनुसार पाली शब्द यानी पाटल या पदाली से लिया गया है, जो इसका संबंध पाटलिपुत्र की भाषा को दर्शाता है। पाटलिपुत्र की भाषा को दर्शाता है। आरसी चाइल्ड्स ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट हैं, जो प्रथम पाली अंग्रेजी शब्दकोश के संकलनकर्ता के अनुसार है पाली आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली स्थानीय भाषा थी। वहीं जेम्स आल्विस, सिलोन के औपनिवेशिक युग के व्यवस्थापक थे, ने पाली भाषा की पहचान गौतम बुद्ध के कालखंड से प्रचलित मगध की भाषा के रूप में की थी। अब देखिए, आल्विस का मत है कि पाली का मूल नाम मगधी था। पाली का मूल नाम मगधी था और सम्राट अशोक के कालखंड तक इसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। सम्राट अशोक के कालखंड तक इसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में पाली भाषा का अध्ययन श्रीलंका,
म्यांमार, थाईलैंड जैसे बौद्ध बाहुल देशों में सहित चटगांव, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन और मंगोलिया आदि में भी किया जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए पाली भाषा का उपयोग किया था। पाली भाषा का उपयोग गौतम बुद्ध ने, यह भाषा उनकी शिक्षा के प्रसार का मौलिक माध्यम बन गई थी। बौद्ध धर्म के प्रामाणिक साहित्य का पूरा ग्रंथ संग्रह पाली भाषा में रचा गया है, जिससे सबसे प्रमुख त्रिपिटक यानी त्रिपिटक का अर्थ है 3 पेटियाँ। त्रिपिटक में शामिल 3 मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक है। प्रामाणिक ग्रंथों के अतिरिक्त पाली भाषा में जातक कथाएं भी शामिल है। जातक कथाएं भी पाली भाषा में साहित्य हैं। प्राकृत भाषा के बारे में आप देखिए। प्राकृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के समूह का एक प्रतिनिधित्व करती है। यह भाषा भारत की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आदि शंकराचार्य की एक उक्ति है, जिसमें वाचा प्राकृत संस्कृतों श्रुति गिरो। इस उक्ति का अर्थ है प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं भारतीय विद्या की समवायिकाएं हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, आचार्य पाणिनि, चंड, वरुरुचि और समंतभद्र आदि अनेक प्रख्यात भाषाविद मनीषियों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ लिखे। इन विद्वानों की कृतियाँ प्राकृत भाषा में गहरी समझ और इसके व्याकरणीय नियमों का मूलभूत आधार प्रदान करती है। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने अपने उपदेश इसी भाषा में प्रदान किए। संपूर्ण आगम साहित्य इसी भाषा में निबद्ध है। विविध भारतीय आंचलिक और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी भी प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा में विकसित हुई है। अब देखिए अगला पॉइंट है, प्राकृत मौर्य युगीन अभिलेख, सिक्के, सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट खारवेल के अभिलेख, इन सभी भाषाओं का भाषा क्या है? प्राकृत है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में स्पष्ट शब्दों में प्राकृत को तथा भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी है। महाकवि वाक्पति राज के अनुसार भारतीय समस्त भाषाओं का मूल स्रोत प्राकृत भाषा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली के विषय में लिखे गए विश्व विख्यात ग्रंथ वैशाली अभिनंदन ग्रंथ के प्राकृत भाषा के महत्व को स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि भारतीय भाषा शास्त्र भाषाओं बोलियों की उत्पत्ति में और उनके क्रमिक विकास को समझने के लिए प्राकृत भाषा और इसके साहित्य का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब अगला है असमिया भाषा। असम की आधिकारिक भाषा असमिया की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ऐसा माना जाता है कि असमिया भाषा का विकास 7वीं सदी में हुआ था। यद्यपि असमिया भाषा का प्रत्यक्ष पूर्व मगधी अपभ्रंश को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और वाणीकांत काकती के अनुसार असमिया भाषा मगधी प्राकृत समूह से संबंधित है। इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान जैसे बेनी माधव बरुआ और डिम्बेश्वर नियोग का मानना है कि असमिया भाषा की जड़ें काम रूपी प्राकृत में हैं। असमिया भाषा का सबसे प्रारंभिक लिखित उल्लेख कथा गुरुचरित्र नामक ग्रंथ से होता है। अंग्रेजी में प्रयुक्त आसाम शब्द की उत्पत्ति एक्सोम से हुई है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी को संदर्भित करता है। असम शब्द से ही आसामी शब्द विकसित हुआ है, जो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को संदर्भित करता है। असमिया भाषा उड़िया और बांग्ला के साथ समान भाषाई धरोहर को साझा करती है, क्योंकि इन तीनों का उद्भव एक ही मूल बोली मगधी अपभ्रंश से हुआ है। वर्ष 1959-60 के भाषाई विद्रोह ने असमिया को असम की आधिकारिक भाषा रूप में घोषित किए जाने के मार्ग को प्रशस्त किया था। वर्ष 1955 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला असमिया ग्रंथ बनफूल काव्य संग्रह था। इसके रचयिता कौन थे? तो जतीन्द्रनाथ दुबेरा थे। अब देखिए अगला है बांग्ला भाषा। जातिवादी रूप से बांग्ला इंडो आर्यन भाषाओं से उत्पन्न हुई है। इंडो आर्यन भाषाओं से उत्पन्न हुई। बांग्ला, असमिया और उड़िया के साथ साथ मगधी, मैथिली और भोजपुरी दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में एक भाषाई समूह का निर्माण करती है। 19वीं सदी में बांग्ला साहित्य के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई, जिसमें राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बांग्ला कथा साहित्य की नींव रखी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त, सुकांत भट्टाचार्य और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कवियों ने साहित्यिक क्रांति को महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए अगला है 11 शास्त्रीय भाषाएं। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके पूर्व 6 भारतीय भाषाओं यथा संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 6 भारतीय भाषाओं जिसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार देश में अब तक शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाषा एक तरफ है, दूसरी तरफ शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने की तिथि को दिया गया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए अगला पॉइंट, शास्त्रीय भाषा का दर्जा निर्धारित क्या है, मानदंड क्या है। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने पहली बार भाषाओं के एक नई श्रेणी का निर्माण किया था, जिसे शास्त्रीय भाषाओं के रूप में जाना गया था। वर्ष 2024 में साहित्यिक अकादमी के अधीन भाषा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किए जाने के मानदंडों में संशोधन किया गया है। अब देखिए संशोधित मानदंड निम्नवत है। पहला है संबंधित भाषा का आरंभिक पाठों की उच्च 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का दर्ज इतिहास रहा। दूसरा है प्राचीन साहित्य पाठों का ऐसा संचित निकाय जिसे इससे बोलने की पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यवान विरासत माना जाता हो। दूसरा है, तीसरा देखिए अब काव्य, शिलालेख या अभिलेखी साक्ष्य के अतिरिक्त ज्ञान संबंधी जैसे ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ हों। शास्त्रीय भाषा और साहित्य अपने, चौथा पॉइंट है, वर्तमान रूप से भिन्न हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद भी रूप से अलग हो सकते हैं। अब देखिए अगला है शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु किए गए उपाय। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के माध्यम से 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली पहला है। दूसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति। तमिल भाषा के विकास के संवर्धन हेतु, अगला पॉइंट है, तमिल भाषा के विकास एवं संवर्धन हेतु चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान के तत्वाधान में शास्त्रीय कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया के अध्ययन हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अगला है, जिसमें वैश्विक राजनीति, सामाजिक घटनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का लेखा जोखा दिया गया है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य कजान, रूस में 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। अगला पॉइंट है यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। रूस की अध्यक्षता में आयोजित कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2024 को विश्व ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात आयोजित होने वाला यह पहला ब्रिक्स सम्मेलन था। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य देश, पहला है मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE।
यानी संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए। ब्रिक्स समूह, अगला पॉइंट, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी तक यह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है, जबकि अर्जेंटीना ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए क्या कर दिया, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया था। अगला पॉइंट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिभाग करने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं का विवरण निम्नवत है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्राजील से लुई इनासियो लुला डा सिल्वा राष्ट्रपति थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया था। रूस के व्लादिमीर पुतिन, भारत के नरेंद्र मोदी, चीन के शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी, इथोपिया के अबी अहमद, ईरान के मसूद पेजेश्कियन, यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राष्ट्रपति हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, उपरोक्त प्रतिभागियों के अतिरिक्त नाटो के सदस्य तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया था। अब देखिए अगला पॉइंट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में तुर्की का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा किया गया था। आमंत्रित अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया था। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स प्लस आउटरीच प्रारूप में पूर्ण सत्र का आयोजन भी किया गया था। यह अगला पॉइंट है, यह प्रारूप ब्रिक्स देशों तथा वैश्विक दक्षिण एवं पूर्व के उनके भागीदारों के मध्य प्रत्यक्ष एवं खुले संवाद का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष CIS देश के नेताओं के साथ साथ कई एशियाई, अफ्रीकी, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिकी देशों का प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लिए। अगला पॉइंट है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन कजान घोषणा पत्र को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस के रूप में स्थापित करने की पहल का स्वागत किया गया है। 18 अगस्त 2024 को प्रथम ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञातव्य है कि ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस के एक वार्षिक पेशेवर अवकाश है, जिसका उद्देश्य है ब्रिक्स के अंतर्गत भौगोलिक और भूस्थानिक विज्ञान के संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना। भागीदार देश कौन से रहे हैं, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भागीदार देश नामक एक नई श्रेणी की स्थापना की घोषणा की। भागीदार देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं हुए। हालांकि ये देश ब्रिक्स के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के योगदान करने में सक्षम हैं। कुल 13 देशों को ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। पहला अल्जीरिया, दूसरा बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम रहे। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाएगी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में आयोजित होगा। 17वां का ब्राज़ील में होगा। अब देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस का दौरा किया। अगला पॉइंट है, दमू रवि सचिव आर्थिक मामले के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा रहे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया है। भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य पिछले 5 वर्षों में आयोजित यह पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक थी। इसके पूर्व दोनों नेताओं के मध्य वर्ष 2019 में ब्रासिलिया में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित ब्रिक्स प्लस
ब्रिक्स प्लस आउटरीच पूर्ण रूप सत्र के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। अब ब्रिक्स है क्या, इसको देखिए। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में पूर्ण सदस्य के रूप में कुल 9 देश शामिल हैं, जो निम्नलिखित है। ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है और UAE है। ब्रिक्स समूह में विश्व की लगभग 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। साथ ही इस समूह में वैश्विक GDP का 37.3% का योगदान है। अब देखिए अगला पॉइंट है नोबेल पुरस्कार 2024। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। वर्ष 1895 ईस्वी में हस्ताक्षरित अपनी अंतिम वसीयत में उन्हें मृत्यु के पश्चात शेष समस्त संपत्ति के उपयोग हेतु प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान, रसायन चिकित्सा, साहित्य एवं शांति से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया था जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मानव जाति के कल्याण में सर्वाधिक योगदान दिया। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लेखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक यानी स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। इसी क्रम में अक्टूबर 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें देखिए स्मरणीय तथ्य क्या है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 14 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा। 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें है डेरेन एस मोगली और मैसाचुसेट्स के क्या है, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के हैं। अब देखिए साइमन जॉनसन क्या है, ये भी क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के। तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्स, ये शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार संस्था के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोधों के लिए प्रदान किया जाएगा। इन अर्थशास्त्रियों के शोध फलस्वरूप विभिन्न देशों के मध्य समृद्धि के अंतर को समझने में मदद मिलेगी। इन शोधों से किसी भी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। एस मोगलू और रॉबिन्सन ने कई प्रभावशाली पुस्तकों का संलेखन किया है जो आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता से संस्थाओं का भूमिका का अध्ययन करती हैं। इनके प्रमुख पुस्तकें निम्नवत हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। अगला है वाई नेशन फेल। तीसरा है द नैरो कॉरिडोर। अब देखिए साइमन जॉनसन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि ये डेरेन एस मोगली और साइमन जॉनसन ने पावर एंड प्रोग्रेस नामक पुस्तक का संलेखन किया था जो वर्ष 2023 में प्रकाशित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि के 3 विजेताओं के बीच समान रूप से साझा की जाएगी। अब देखिए नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 11 अक्टूबर 2024 को ओस्लो नॉर्वे में स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो
हिंडांक्यो नामक एक जापानी संगठन को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए एक संगठन के द्वारा प्रयासों हेतु प्रदान किया जाएगा। इस संगठन द्वारा किए गए प्रयासों हेतु प्रदान किया जाएगा। इस संगठन ने परमाणु हमले में जीवित बचे लोगों को गवाही की साझा करने के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिंडांक्यो यह हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों का एक संगठन है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के 2 परमाणु बम गिराए गए थे। इस हमले में लगभग 1,20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसा अनुमान है कि लगभग 6,50,000 लोग इस हमले में जीवित बच गए थे, जिन्हें जापानी भाषा में हिबाकुसा के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1956 ईस्वी में हिबाकुसा संघों ने प्रशांत क्षेत्र में नाभिकीय हथियार परीक्षणों से पीड़ितों के साथ मिलकर ए और एच बम पीड़ितों संगठन का जापान परिसंघ का गठन किया था। इसका नाम जापानी भाषा में छोटा कर निहोन हिंडांक्यो कर दिया गया था। अब यह जापान का सबसे बड़ा प्रभावशाली हिबाकुसा संगठन बन गया। उल्लेखनीय है कि निहोन हिंडांक्यो के असाधारण प्रयासों के फलस्वरूप एक सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय मानदंड का विकास हुआ, जिससे परमाणु हथियारों के प्रयोग को नैतिक रूप से अस्वीकार्य करार दिया गया। इस मानदंड को परमाणु निषेध के रूप में जाना जाता है। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024। 10 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम में स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2024 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2024 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार को दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कान को प्रदान किया गया। नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली यह पहली दक्षिण कोरियाई लेखक है। साथ ही ये दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं जिन्होंने कोई नोबेल पुरस्कार जीता है। यह दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं जिन्होंने कोई नोबेल पुरस्कार जीता। इनसे पूर्व वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जुंग को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। साथ ही ये नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली 18वीं महिला है। हांगकांग नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला भी है। हांगकांग को यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया, जो ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। यह उपन्यास सर्वप्रथम 2007 में कोरियाई भाषा में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2015 में उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेबोरा स्मिथ द्वारा किया गया था। द वेजिटेरियन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2016 से सम्मानित किया गया था। हांगकांग द्वारा रचित इन उपन्यासों में ग्रीक लेंसेस, ह्यूमन एक्टस, वी डू नॉट पार्ट तथा द वाइट बुक नामक शामिल है। अब देखिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 9 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2024 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का घोषणा की गई। इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई, जिसमें है सबसे पहले डेविड बेकर, जो वाशिंगटन विश्वविद्यालय अमेरिका तथा होवर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट अमेरिका के हैं। दूसरे हैं डेमिस हसाबिस, जो गूगल डीप माइंडेड लंदन यूके के हैं। जॉन एम जंपर, गूगल डीप माइंडेड लंदन यूके के। इस पुरस्कार के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा डेविड बेकर तथा शेष आधा हिस्सा डेमिस हसाबिस और डॉन जंपर को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।
डेविड बेकर का कार्य। वर्ष 2024 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीवन के सरल रासायनिक उपकरणों अर्थात प्रोटीन से संबंधित उपलब्धियों की मान्यता को प्रदान करता है। अगला है, इन 3 वैज्ञानिकों को कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रोटीन के रहस्यों को उजागर करने में सफलता प्राप्त की है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 हेतु रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 अलग अलग खोजों को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि ये दोनों खोजें एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइनिंग के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बेकर ने पूरी तरीके से नए प्रकार के प्रोटीनों के निर्माण के लिए कंप्यूटराइज्ड विधि को विकसित किया है। इन प्रोटीनों के पूर्व कोई अस्तित्व नहीं था तथा इनका निर्माण असंभव समझा जाता था। बेकर के शोध समूह ने एक के बाद कल्पनाशील प्रोटीन का निर्माण किया है। इनमें ऐसे प्रोटीन भी शामिल हैं जिनका फार्मास्यूटिकल टीकों, नैनो सामग्री और छोटे सेंसरों के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है, डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर का कार्य। डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए वर्ष 2024 हेतु रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक ऐसी समस्या को सफलतापूर्वक समाधान किया है जिससे रसायनज्ञ 50 से अधिक वर्षों से जूझते रहे। यह समस्या थी कि प्रोटीनों की जटिल संरचनाओं को भविष्यवाणी करना। वर्ष 2020 में डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर ने AI मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें AlphaFold 2 कहा जाता है। इस मॉडल की मदद से इन्होंने लगभग सभी 200 मिलियन ज्ञात प्रोटीनों की संरचना की भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त की है। इस उपलब्धि के पश्चात AlphaFold 2 का उपयोग 190 देशों के 2 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा किया जा चुका है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज अनगिनत वैज्ञानिक अनुप्रयोगों है। इस खोज के परिणाम स्वरूप शोधकर्ता अब एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से एंजाइमों की छवियां भी निर्मित की जा सकती हैं जो प्लास्टिक की विघटित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रोटीन कोशिकाएं जल अकार्बनिक आयनों और कार्बनिक अणुओं से बनी होती हैं। जल कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। इसके बाद अमीनो अम्ल का स्थान है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल द्वारा होता है। प्रोटीन आमतौर पर 20 विभिन्न अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यूके के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जॉन केंड्र्यू और मैक्स पेरूटस ने एक्सरे के क्रिस्टलोग्राफी नामक विधि का उपयोग किया है जो प्रोटीन का पहला त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया था। उनकी इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1962 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024। 8 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2024 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान करने की घोषणा की गई है वे हैं जॉन जे हॉपफील्ड, प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका से संबंधित है। दूसरे हैं जोफ्री ई हिल्टन, टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के। इन वैज्ञानिकों ने यह पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु मौलिक खोजों के आविष्कारों के लिए प्रदान किया जाएगा। इन वैज्ञानिकों के कार्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में वर्तमान प्रगति की नींव रखी है। अब देखिए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क क्या होता है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एक प्रकार का कंप्यूटिंग संरचना है जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के मॉडल पर आधारित हो। ANN का निर्माण इकाइयों में एक समूह द्वारा होता है जिन्हें नोड्स कहा जाता है। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क न्यूरॉन्स आपस में अंतर संबंध होते हैं उसी प्रकार ANN की नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये नोड्स
एक दूसरे को डाटा स्थानांतरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक दूसरे से विद्युत संकेत भेजते हैं। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उद्देश्य कंप्यूटर से सीखने और मानव के समान निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। जॉन हॉपकिंस का कार्य क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई असामान्य शब्द को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे आमतौर पर हम कम ही प्रयोग करते हैं। समान शब्द के बीच सही शब्द की खोज करने में यह प्रक्रिया साहचर्य स्मृति से संबंधित है, जिसकी खोज वर्ष 1982 में जॉन हॉपकिंस ने की थी। जॉन हॉपकिंस ने एक साहचर्य स्मृति का निर्माण किया है जो छवियों और डाटा में अन्य प्रकार के पैटर्न से संग्रहित और पुनर्निर्मित कर सकती है। इनके द्वारा निर्मित हॉपकिंस नेटवर्क पैटर्न को संग्रहित कर सकता है और उनके पुनर्निर्माण के लिए एक विशिष्ट विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए जोफ्री हिंटन का कार्य क्या है? जोफ्री हिंटन हॉपकिंस नेटवर्क के एक नई नेटवर्क प्रणाली के आधार पर रूप में इस्तेमाल किया है। इन्होंने सांख्यिकी भौतिकी के उपयोग द्वारा बोल्ट्जमैन मशीन का निर्माण किया है। यह मशीन डाटा के एक सेट के विशेष लक्षणों को पहचानना सीख सकती है। यह मशीन निर्देशों से नहीं बल्कि दिए गए उदाहरणों से सीख सकते हैं। यह मशीन विभिन्न उदाहरणों के उपयोग करके पैटर्न और विशेषताओं को पहचानने और समझना सिखाती है। बोल्ट्जमैन मशीन प्रायः एक बड़े नेटवर्क के अंग के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इसे दर्शकों के पसंद के आधार पर फिल्मों या टेलीविज़न सीरीज का सुझाव देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह मशीन उपयोगकर्ता पसंदीदा पैटर्न रुचियों का पहचान करने के अनुसार सुझाव देती है। अब देखिए ACM ट्यूरिंग अवार्ड क्या है? ये जोफ्री हिंटन वर्ष 2018 में ACM ट्यूरिंग अवार्ड के विजेताओं में शामिल थे। उल्लेखनीय है कि इस अवार्ड के कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस अवार्ड का नामकरण ब्रिटिश गणितज्ञ एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर किया जाता है। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 7 अक्टूबर 2024 को द नोबेल असेंबली एंड कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा वर्ष 2024 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा वे हैं विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के हैं, दूसरे हैं गैरी रुकेन अमेरिका के हैं। इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में इनकी भूमिका के लिए प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1913 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने छोटे आरएनए अणुओं के एक नए वर्ग की खोज की है जिसे माइक्रो आरएनए कहा जाता है। यह जीन नियमन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने की इस क्रांतिकारी खोज के जीन विनियमन पूर्णतः एक नए सिद्धांत का खुलासा किया जो बहुकोशिकीय जीवों के विशेष रूप से मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अब देखिए आरएनए अनुसंधान हेतु नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 में यह 5वां अवसर है जब नोबेल पुरस्कार आरएनए अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया है। इसके पूर्व आरएनए अनुसंधान के लिए प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार का विवरण निम्नवत है, जिसमें पहला है वर्ष 2023 में चिकित्सा विज्ञान के आरएनए टीकों का विकास में योगदान हेतु। दूसरा है वर्ष 2026 में चिकित्सा विज्ञान के आरएनए इंटरफेस की खोज के लिए। तीसरा है वर्ष 1989 में रसायन विज्ञान में आरएनए के उत्प्रेरक गुणों की खोज के लिए। चौथा है वर्ष 1965 में चिकित्सा विज्ञान में एमआरएनए की खोज के लिए दी गई है। अब देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। अगला पॉइंट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकास वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास फर्म तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा किया गया था। OPHI तथा UNDP ने एल्किरेफ फास्टर विधि का विकास बहुआयामी गरीबी मापन के लिए किया है। सभी के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2015 से 17 सतत विकास के लक्ष्यों यानी SDG को अपनाया गया था। SDG के अंतर्गत लक्ष्य 1
2030 तक विश्व से गरीबी के संपूर्ण तथा सभी रूप से उन्मूलन से संबंधित है। SDG 1 को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति के मापन का एक साधन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। वर्ष 2010 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विश्व के 100 से अधिक देशों में व्याप्त गरीबी की तीव्र एवं विभत्स स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित किया गया। इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय विषय था संघर्ष के मध्य गरीबी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के तहत विश्व के 112 देशों में रहने वाले 6.3 बिलियन लोगों ने संबंधित आंकड़ों को संकलित किया है। इन 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग 18.3% गंभीर बहुआयामी गरीबी सूचकांक की स्थिति पर निवास कर रहे हैं। इन 1.1 बिलियन गरीब लोगों की आधी से अधिक संख्या 584 मिलियन 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों की है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर 27.9% बच्चे गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं, जबकि वयस्कों के संदर्भ में यह संख्या 13.5% रही है। कुल 1.1 बिलियन बहुआयामी रूप से गरीब लोगों में से 553 मिलियन लोग यानी 48.2% उप सहारा अफ्रीका में निवासित हैं। अगला है, जबकि बहुआयामी गरीब लोग 402 मिलियन यानी 35% जनसंख्या दक्षिण एशिया से निवास करती है। स्पष्ट है कि विश्व की बहुआयामी के रूप में गरीब 83.2% जनसंख्या उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास कर रही है। बहुआयामी गरीबों की 83.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष से प्रभावित लोगों की गरीबी दर उन देशों की तुलना में लगभग 3 गुनी अधिक है जो संघर्ष से प्रभावित नहीं है। लगभग 40% बहुआयामी गरीब लोग 455 मिलियन ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जहां जो युद्ध, अस्थिरता और कम शांति की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसमें वैश्विक MPI 2024 गरीब सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 5 देश। सबसे पहले देश, दूसरी तरफ बहुआयामी गरीबों की संख्या। भारत में 234 मिलियन गरीबों की संख्या है। पाकिस्तान में 93 मिलियन, इथियोपिया में 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 66 मिलियन है। संयुक्त रूप से इन 5 देशों में बहुआयामी रूप से गरीब 1.1 बिलियन लोगों की आधी संख्या 48.1 निवास करती है। अब देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की संरचना। MPI प्रत्येक व्यक्ति की वंचनाओं की 3 आयामों को विभक्त कर 10 संकेतकों के माध्यम से गणना करता है, जो कि क्या है? निम्नवत है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला है भारत का MPI मूल्य वर्ग 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.122 तथा वर्ष 2019-20 में 0.069 हो गया था। भारत में वर्ष 2005-06 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति का निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.9 मिलियन यानी 55.1% थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 371.9 मिलियन यानी 27% तथा 2019-21 में 231 मिलियन अब यानी 16% हो गए। अब देखिए भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी गई। ऊर्जा दक्षता हब एनर्जी एफिशिएंसी हब की स्थापना वर्ष 2019 में सरकारों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग
के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य था ऊर्जा दक्षता की तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने हेतु। हालांकि इस हब की औपचारिक स्थापना वर्ष 2019 में ही की गई थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से लॉन्च वर्ष 2021 में किया गया था और इस प्रकार यह पूर्ण पैमाने पर संचालन प्रारंभ हुआ था। इस हब के 16 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, यूके और अमेरिका। इस हब का सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मेज़बानी पेरिस में स्थित है। इसमें से स्मरणीय 3 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत को ऊर्जा दक्षता में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भारत की ओर से इस हब के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। बीईई हब की गतिविधियों में भारत की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही बीईई यह सुनिश्चित करेगा कि इस हब में भारत का योगदान उसके ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के अनुरूप हो। ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने से भारत के महत्वपूर्ण ऊर्जा पद्धतियों, नवोन्मेषी कार्य समाधानों और साझा करने वाले 16 देशों विशेष रूप से विशेष समूह तक पहुँच कायम करने में मदद मिलेगी।